हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। उत्तराखंड बंदोरा के फुल लेंथ मॉक टेस्ट की वीडियो में आपका स्वागत है। ये इस सीरीज़ की 4th वीडियो है। इससे पहले हम 3 टेस्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसके माध्यम से हमने 300 क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सभी प्रश्न आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है। यदि आपको PDF लेना है तो PDF पेड है, जिसपे आपको 500 क्वेश्चन यानी कि 5 सेट मिलेंगे, टोटल 5 सेट। और जो इसका प्राइस है वो 29 रुपीज़ है, यानी कि आपको एक टेस्ट लगभग 6 रुपये के आसपास पड़ेगा। ठीक है, तो किसी को ज़बरदस्ती नहीं है, जिसे लेना है ले सकते हैं, बाकी जो नहीं लेना चाहते हो वीडियो के माध्यम से भी इस टेस्ट को लगा सकते हैं। ठीक है, और जो टेस्ट के रूल है वो पिछली वीडियो जैसे ही है, यानी कि आपको वीडियो को पॉज करना है, अपने आप से करना है प्रश्न, उसके बाद लास्ट में अपना स्कोर बताना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 kg द्रव्यमान यानी कि मास की एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो इनमें से कौन सा कथन लागू होगा। यानी कि जब किसी 10 kg की वस्तु पे हम 10 न्यूटन का बल लगाएंगे तो क्या होगा निम्न में से। तो निम्न में देखिए त्वरण की बात हो रही है, चाल की बात हो रही है, त्वरण। तो एक बार एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, यानी कि त्वरण क्या होता है, F=ma। ठीक है, यहाँ से a निकालेंगे, F दे रखा है 10 और m भी दे रखा है 10। ठीक है, इसको यहाँ भेजेंगे, इंटू a है तो ये कट जाएगा 10 से 10, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो हमारा कथन a है वो राइट हो गया, यानी कि जो इसकी बॉडी है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घटती हुई प्रतिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित आम धातु को इस प्रकार से जाना जाता है। ठीक है, कॉमन मेटल अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीज इन रिएक्टिविटी इज नोन एज। ठीक है, तो देखिए ऐसे घटते रहते हैं ना रिएक्टिविटी सीरीज, आपको पता है रिएक्टिविटी सीरीज। अब यहाँ ऑप्शन में देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, एक्टिविटी सीरीज और रिएक्टिविटी, ये केवल रिएक्टिविटी है। अगर इसके आगे रिएक्टिविटी सीरीज लगा होता तो ये होता हमारा आंसर। ठीक है, लेकिन इसके आगे सीरीज नहीं लगा हुआ है, इसके आगे लगा हुआ है एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज बोलेंगे या रिएक्टिविटी सीरीज बोलेंगे। ठीक है, तो इसके आगे तो है नहीं सीरीज, इसलिए ये तो क्वेश्चन, इसलिए हमारा ये आंसर हो नहीं सकता। हमारा आंसर है एक्टिविटी सीरीज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्वों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन को सामान्य किस नाम से जाना जाता है। तो इनको क्या एक्टिनाइड बोला जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट, या हेलोजन, या फिर रेयर अर्थ एलिमेंट। तो देखिए जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, ठीक है, ग्रुप 17 में रखे गए हैं। ठीक है, 17 जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके 17वें ग्रुप में रखे गए हैं। और क्या बोलते हैं इनको बोलते हैं हेलोजन। ठीक है, इनको बोलते हैं हेलोजन। और इसी क्रम में आपको याद भी होना चाहिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। तो हमारा आंसर हो गया हेलोजन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, यानी कि बेसिक होते हैं। ठीक है, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, बेसिक होती है। अर्थात वे अम्ल से प्रतिक्रिया करके सॉल्ट और जल बनाएंगे। ठीक है, यानी एसिड से करवाएंगे हम बेस की तो क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा। ठीक, तो निम्न में से उस धात्विक ऑक्साइड, उस मेटेलिक ऑक्साइड को पहचानिए जो इन सबसे भिन्न होता है, मतलब अन्य मेटेलिक ऑक्साइड से भिन्न होता है। तो कौन है इसमें से, देखिए मैंने आपको 2 बताए थे, एक तो Al2O3, बहुत बार बता दिया है, तो Al2O3, और एक ZnO। इनको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड, यानी कि इनमें जो बेसिक गुण भी होता है और एसिडिक गुण होता है, दोनों ही गुण होता है इसमें। तो इसका आंसर क्या हो गया, Al2O3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तत्व के समस्थानिक यानी कि आइसोटॉप की द्रव्यमान संख्या मास नंबर इतना है। मास नंबर कितना है, 298। ठीक है, यदि इसके नाभिक यानी कि जो इसका न्यूक्लियस है उसमें 188 न्यूट्रॉन होते हैं, इसकी परमाणु संख्या क्या होगी। तो परमाणु संख्या आपको पता है कि परमाणु संख्या क्या होती है। परमाणु संख्या जो नीचे लिखी जाती है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि प्रोटॉन्स के नंबर, जैसे ये कोई एलिमेंट है तो नीचे क्या लिखा जाता है, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। ऊपर क्या लिखा जाता है, इसका द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर। ठीक, तो जो ये होता है नीचे यानी कि एटॉमिक नंबर होता है, ये क्या होता है, जितने भी न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन है। ठीक, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन कैसे निकलेगा, देखिए न्यूक्लियस में टोटल इतना है, इतने में से न्यूट्रॉन दे रखा है इतना, तो अगर इसमें से न्यूट्रॉन घटा देंगे तो क्या बचेगा, प्रोटॉन बचेगा। ठीक, तो 298 में से 188 गया, 8 में से 8 0 1 1 110। ठीक है, पहला हो गया हमारा आंसर। इतने क्या होंगे, प्रोटॉन, और इतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बेकिंग सोडा रासायनिक रूप से बेकिंग पाउडर से अलग है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए बेकिंग सोडा और जो बेकिंग पाउडर है ये दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, अगर हम बेकिंग सोडा यानी कि NaHCO3, इसमें अगर हम टार्टरिक एसिड मिला दें, ठीक है, अगर इसमें हम टार्टरिक एसिड मिला दें, टार्टरिक एसिड, तो ये बन जाता है बेकिंग पाउडर।
ठीक है, तो ये दोनों अलग होते हैं। तो हमारा आंसर हो गया सेकंड कि हाँ बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है, NaHCO3 है, ठीक है, जबकि बेकिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट और टार्ट्रिक एसिड का मिश्रण है, ठीक है, ये बताया आपको, ठीक। तो ये दोनों अलग होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही या गलत है। ठीक, कथन ये है कि मटर का पौधा मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था। ठीक, दूसरा है गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम कारक का वाहक है, ठीक है, क्रोमोसोम आर द कैरियर ऑफ फैक्टर्स। ओके, और थर्ड है हमारा मानव अंग में भुजाएं पक्षियों के पंख के अनुरूप होती है, अनुरूप यानी कि एनालॉगस होती है। ठीक, तो इसमें अगर देखें तो पहला तो बिल्कुल सही, मेंडल ने मटर को चुना था। दूसरा देखें कि हाँ जो क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं हमारे कैरियर फैक्टर्स, ये क्या लेके जाते हैं, जेनेटिक गुण लेके जाते हैं। ठीक है, देखिए थर्ड पॉइंट है मानव के अंग में भुजाएं पक्षियों के पंख के अनुरूप होती है, यानी कि एनालॉगस होते हैं। ठीक है, देखिए इसे समझते हैं, होमोलोगस और एनालॉगस। होमोलोगस को बोलते हैं सजातीय है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दोज विच हैव द सेम स्ट्रक्चर, इनका जो स्ट्रक्चर होगा सेम होगा, ठीक है, दिखने में सेम स्ट्रक्चर सेम होगा, लेकिन जो इनके काम होंगे वो अलग अलग होंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए स्ट्रक्चर सेम होगा लेकिन काम अलग होंगे, जैसे कि 4 लिम्स आगे के हाथ जो होते हैं, देखिए इंसान में जो आगे के जो हाथ होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, हाथ होते हैं, मानिए 4 लिम्ब होते हैं जो आगे के हाथ, जो इंसान में क्या होते हैं वो हाथ होते हैं, काऊ में क्या होता है पैर होता है, और बर्ड में क्या होता है पंख होता है। ठीक है, इन अ मैन इट हैंड होता है, ठीक है, काऊ में क्या होता है ये लेग होता है, और इन बर्ड में क्या होता है पंख होता है, और तीनों के काम अलग है। हाथ देखिए मनुष्य के लिए तो हाथ का काम करेगा वो, और काऊ के लिए क्या करेगा पैर का काम, और ऐसे ही पक्षी के लिए क्या करेगा उड़ने का काम। तो इसमें देखिए फंक्शन तो अलग हो रहा है ना, फंक्शन अलग है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है इनका स्ट्रक्चर सेम है, तीनों क्या है 4 लिम्ब है। ठीक, अब देखिए एक होता है एनालॉगस यानी समरूप। ठीक, समरूप में क्या होता है, दोज आर विच हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर अलग होंगे लेकिन जो काम करेंगे वो एक जैसे काम करेंगे, एक समरूप काम करेंगे। ठीक है, काम कैसे करेंगे, समरूप काम। ठीक, फंक्शन जो होगा उनका सेम होगा, जैसे कि तो जैसे देखिए विंग्स ऑफ बर्ड, जो चिड़ियाँ होती हैं, चिड़ियाँ ले लेते हैं और एक वो ले लेते हैं क्या, तितली ले लेते हैं। ठीक है, तितली में देखिए दोनों में क्या होता है पंख होता है, पंख दोनों के क्या होते हैं उड़ने का काम करते हैं। तो काम तो क्या है एक है, लेकिन स्ट्रक्चर देखें तो तितली के पंख ऐसा स्ट्रक्चर कैसा ऐसा होता है उनके, और जो चिड़िया होता है चिड़िया के अलग होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, अलग होता है। तो क्या हुआ यहाँ स्ट्रक्चर तो क्या है डिफरेंट है पर काम क्या है एक है, दोनों का काम क्या है उड़ना। तो ये हो गया होमोलोगस और एनालॉगस। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में था मानव के अंग में भुजाएं पक्षियों के पंखों के अनुरूप है, अनुरूप यानी एनालॉगस है। क्या सेम है, क्या इंसान भी उड़ता है अपने आगे के 4 लिम्ब से, नहीं उड़ता ना, मतलब एनालॉगस तो वही था ना जिसमें काम क्या था सेम था, यानी कि पक्षियाँ अगर अपने पंखों से उड़ रहे तो इंसान को भी अपने अगले वाले हाथों से उड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ये क्या होमोलोगस आना चाहिए था यहाँ पे एनालॉगस, तो हमारा जो ये वाला है ये गलत हो गया। तो इसमें से कौन सा सही है, ठीक है, तो सही की बात करें तो ए और बी सही है, और गलत की बात करें तो सी गलत है। ठीक है, तो ए और बी ट्रू है, यानी हमारा आंसर नंबर डी करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाती है, होता है जो बुलेट होती है वो तो स्थिर होती है, और गन भी क्या होती है स्थिर होती है, तो इसमें होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे ही हम चलाते हैं तो दोनों में मूवमेंट आ जाती है, ठीक, गन में आ जाती है रिकॉइल वेलोसिटी, और जो बुलेट है बुलेट मूव कर जाती है। तो किस में चेंज हो गई है, काइनेटिक एनर्जी में, गतिज ऊर्जा में, उसमें गति आ गई, गति के कारण कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। तो ये हो गया इसका आंसर नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंगर डालकर रोकी हुई एक नाव लहरों से घिरी हुई है। ठीक है, ओके, एंकर नहीं ऐसे इस टाइप का होता है एंकर, जो इसे डालते हैं पानी में फिर रोकते हैं इसको। ठीक है, तो जिसका और लहरों से घिरी हुई है जिसका तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ 125 मीटर है, चलती तरंगों के चढ़ाव यानी क्रेस्ट की गति इतनी है। ठीक है, ये स्पीड दे दिया, स्पीड इतनी है। नाव के हिलने की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी बताइए। साउंड वाले चैप्टर से एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा, और वो फॉर्मूला आपको याद होने से क्या था, v = न्यू लैम्डा, ये बस इतना याद रखना है। देखिए इसमें हमें v दे रखा है, लैम्डा दे रखा है, न्यू निकालना है फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो निकाल लेते हैं, फ्रीक्वेंसी को इधर ले गया मैं, v/, लैम्डा हो गया। ठीक है, v हमें दे रखा है, ठीक है, और सब मात्रक भी सही है, ऐसा ही मात्रक यानी 25 मीटर पर सेकंड दे रखा है, और लैम्डा दे रखा है 125। इसको काटा तो ये कितने गया, 25 पंजे 125, यानी कि 1.5 हो गया। इसको काटेंगे तो 0.20। ठीक है, ये आ गया 0.20 हर्ट्ज। ओके, इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समांतर परिपथ यानी कि पैरेलल सर्किट में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युत उपकरण, ठीक है, एक कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस खराब हो जाता है, ठीक है, तो अन्य सभी विद्युत उपकरण यानी कि अदर जो जितने भी अप्लायंसेस हैं उनका क्या होगा, एक खराब हो गया तो देखिए
पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में अगर लगे रहेंगे तो सब में अलग अलग क्या जाएगी, करंट जाएगी, सब में अलग करंट। तो एक अगर खराब हो गया तो औरों में तो जाएगी करंट, ठीक है। तो यानी कि बाकी सब क्या करेंगे, अपना प्रॉपर काम करेंगे, ठीक। तो बाकी क्या विल वर्क नॉर्मली, बाकी सब अच्छे से काम करेंगे। जैसे घरों में भी कैसे पैरेलल में लगा हुआ है, तो यदि आपके घर में एक बल्ब खराब हो जाता है, इसका मतलब थोड़ी ना पंखा नहीं चलता है, टीवी नहीं चलता, वो सब तो काम करते ही रहते हैं ना, ठीक। तो ये हो गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि यदि ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु का प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकंड है, तो उसे उसके उच्चतम बिंदु, ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। जब ऊपर की साइड फेंकेंगे हम कुछ, ऊपर की साइड फेंकेंगे तो आपको मैंने बस इतना बोला था, ऊपर कुछ फेंकेंगे तो v0 लेना है, और ऊपर से नीचे कुछ गिराएंगे तो u0 लेना है, ठीक। तो मैं यहाँ पे v0 ले रहा हूँ, ठीक है, v0 ले रहा हूँ, और टाइम पता करना है तो मैं पहली वाली इक्वेशन लगा देता हूँ, यानी v = u + at, ठीक है। v0 ले लिया हमने, v0 हो गया, u दे रखा है 14, ठीक है, और a बताइए क्या होगा, a होगा g, जो ऊपर से लग रहा होगा, और उल्टी साइड लग रहा है, यानी हम ऊपर फेंक रहे हैं, g नीचे साइड लग रहा है, तो इसे माइनस में लेंगे, और दे रखा 9.8 लेना है तो 9.8 लेंगे, t निकालना है, मैं t ऐसे रख देते हैं, इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि 9.8 t = 14, ठीक। t को यहीं रखेंगे, इसे इसके नीचे भेज देंगे, ठीक है, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा है, और पॉइंट से पॉइंट कट गया, ठीक है। इसे काटते हैं, यानी कि 140/98 आ गया, ठीक है। इसको काटते हैं, 2 से काटा है तो ये 4 बार में गया, और 9 बार में, इसे काटा 2 से तो 70, यानी कि 70/49। अगर मैं इसे 50 काउंट करूँ तो 50 कम 50 बचा 20, और 20 को काटूंगा तो कितने बार में जाएगा, 4 बार में, तो यानी 1.4 के समथिंग, और 1.4 क्या है, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। ये हो गया हमारा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या कितनी है, ठीक है। मोलों की संख्या बताना है। मोलों की संख्या का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स = गिवन मास बाय टोटल मोलर मास, ठीक है। तो निकालते हैं इसको, देखिए मोलर मास चाहिए होगा हमें, क्योंकि गिवन मास तो दे रखा है 540 ग्राम। मोलर मास कैसे निकलेगा, जो देखिए इसका जो मोलिकुलर मास होगा, मोलिकुलर मास यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ये होता है, आपको पता होना चाहिए। अब इसका जो मॉलिकुलर मास होगा वो निकालते, देखिए यहाँ कार्बन कितने 6, और एक कार्बन का कितना होता है 12, तो 6 12 सिंह 72, तो ये हो गया, प्लस 12 हो गए ये हाइड्रोजन, और प्लस ये एक ऑक्सीजन का होता है 16 सिंह 96, ठीक। ये हो गया, इसको ऐड करते हैं, 10 का 0 1 लगा, 9 और 1 10 17 और 1 18, 180 हो गया, ठीक है, टोटल 180। अब लगा देते हैं फॉर्मूले में, नंबर ऑफ मोल्स = गिवन मास कितना 140 अपॉन टोटल मोलर मास हो गया हमारा कितना 180, ठीक है। इसको काटते हैं, इसको काटा, 18 36 38 54, 3 बार में गया, ठीक है, आंसर आ गया हमारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 60 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या कितनी होगी। 60 ग्राम हीलियम, गिवन मास दे रहा, देखिए फिर से वही, नंबर ऑफ मोल्स = गिवन मास है 60 ग्राम, और टोटल मोलर मास कितना होता है हीलियम का 4, ठीक है। 4 से काटा इसमें तो 15 बार में गया, ये 15 बार में, ठीक है। हमारा आंसर कितना हो गया 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से आणविक फॉर्मूले IUPAC नाम सामान्य नाम से गलत सेट चुने, इनमें से कौन है जिसका IUPAC नाम गलत दे रखा है, ठीक है। तो देखिए IUPAC नाम पहला है C2H5OH, देखिए इससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि कैसे IUPAC, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए जनरल नॉमेनक्लेचर, ठीक। इसमें पहला क्या होता है मेथ, फिर एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, डॉन, डेक, ये पता होना चाहिए आपको। एल्केन क्या होते हैं CnH2n+2, ठीक है। एल्कीन क्या होता है CnH2n, ठीक है। और एल्काइन क्या होता है CnH2n-2, ठीक है। ये होता है एल्काइल, ठीक है। एल्काइल देखिए, एल्काइल क्या होता है, जैसे कि हमने देखा कि एथेन हो गया, एथेन यानी कि C2H6, ये एथेन हो गया, यानी कि तो इसका अगर एल्काइल ग्रुप बनाना है तो इसका एल्काइल ग्रुप क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा इसमें, यानी कि C2H5 हो जाएगा, यानी कि जो एल्काइल ग्रुप होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+1, ठीक है। CnH2n+1 इसको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप, ठीक है, एल्काइल ग्रुप। तो ये 4 प्रकार के तो ये होते हैं ग्रुप, ठीक है। अब देखिए आगे, अब अगर हम यहाँ पे देखें, ऑप्शन में देखें, तो ऑप्शन में एक सीरीज चल रही है जिसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, ठीक है। होमोलोगस सीरीज यानी कि सजातीय श्रेणी यानी कि जिसमें CH2 का अंतर होता है, जिनके जो कंपाउंड्स हैं इनमें आपस में कितने का होता है CH2 का अंतर होता है, ठीक है। ये होता है। अब देखिए, और
एक चीज़ और, सब में क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। इसमें जैसे ओ एच है, सब में ओ एच ओ एच, तो ये एक सजातीय श्रेणी यानी कि एक होमोलोगस सीरीज है। तो हमें एक गलत सेट को चुनना है। गलत सेट को देखिए, इथाइल एल्कोहल, इथाइल आइल ग्रुप लगा है इसमें, इथा एल्काइल ग्रुप अभी बताया ना मैं आपको, एल्काइल ग्रुप यानी CnH2n+1 ये ग्रुप है। इथाइल ग्रुप हो गया, इथाइल है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, मिथाइल है, ठीक है। तो आइल है सब में यानी कि CnH2n+1 दिखना चाहिए। इसमें देखिए CnH2n+1 ठीक है, इसमें देखिए CnH2n+2 है, ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। देखिए अगला CnH2n+1 ये है, CnH2n+1 ये भी है, ठीक है। तो गलत क्या हो गया हमारा, ये हो गया। प्रोपाइल एल्कोहल, इसका जो फॉर्मूला होगा ये प्रोपाइल का कैसा होना चाहिए था, C3H7 और OH, ये होना चाहिए था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय यानी कि पैनक्रिया द्वारा स्रावित होता है। तो डाइजेशन में देखिए क्या होता है कि जो पैनक्रिया है, ठीक है, पैनक्रिया से क्या निकलता है, पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। अब पैनक्रियाटिक जूस में क्या होते हैं, 3 टाइप के एंजाइम होते हैं, 3 एंजाइम होते हैं। देखिए कौन कौन से एंजाइम, एक होता है एमाइलेज, ठीक है, और एक होता है ट्रिप्सिन, और एक होता है लाइपेज, ठीक है। ये 3 होते हैं एंजाइम। एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, ठीक है, हिसाब से लिख देता हूँ, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है एमाइलेज, ठीक है, पहला। दूसरा था हमारा ट्रिप्सिन क्या करता है कि पेप्टोन्स को पेप्टाइड्स में तोड़ता है, पेप्टोन्स को पेप्टाइड्स में तोड़ता है, ठीक है। और थर्ड है हमारा लाइपेज क्या करता है कि जो फैट है उसको किस में तोड़ता है, फैटी एसिड में, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के हमारे क्या बनते थे, ये 3 प्रकार के एंजाइम हमारे रिलीज होते हैं पैनक्रिया से, ठीक है। ट्रिप्सिन बोला मैंने आपको, ट्रिप्सिन है इसमें, लैक्टेज नहीं होता, माल्टेज नहीं होता, और ये भी नहीं होता, सुक्रेज भी। ट्रिप्सिन होता है, ठीक है, एमाइलेज होता है और लाइपेज होता है, ठीक है। तो ट्रिप्सिन हमारे ऑप्शन में ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई लड़का 4 मिनट में 60 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति, पावर की मात्रा कितनी है। तो देखिए पावर क्या होता है, पावर होता है W/T। तो पावर निकालने के लिए पहले क्या पता होना चाहिए, वर्क। तो पहले वर्क निकालते हैं। वर्क देखिए कैसे निकलेगा, वर्क क्या होता है, Fs होता है, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स दे रखा हमें, डिस्प्लेसमेंट भी दे रखा हमें, ठीक है। तो वर्क निकल जाएगा, देखिए वर्क देखिए W=F दे रखा 600 और डिस्प्लेसमेंट ये, तो इसकी इंटू करेंगे तो 12 और 3 0 इतना आ गया, ठीक है, जूल। इतना जूल तो वर्क आ गया। अब निकाल देते हैं हम क्या, पावर में रख देते हैं P=W/T। W क्या था हमारा 12,000, ठीक है भाई। T कितना है हमारा 4 मिनट, इसको सेकंड में कर लेते हैं, 4 × 60, ठीक है। तो ये सेकंड में आ गया। इसको काटते हैं तो 6 दूनी 12 00, 4 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में, यानी 50 वाट आ गया इसका आंसर, 50 वाट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण यानी कि मियोसिस के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक। तो मैं आपको माइटोसिस और मियोसिस यानी समसूत्रण और अर्धसूत्रण दोनों बता देता हूँ, सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है माइटोसिस यानी कि समसूत्रण और मियोसिस यानी कि अर्धसूत्रण, ठीक है। तो देखिए माइटोसिस में क्या होता है कि इसमें एक सेल, पेरेंट सेल 2 सेलों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, 2 सेलों में डिवाइड हो जाता है। और इसमें खास बात ये होती है कि जैसे कि इसमें 46 क्रोमोसोम है, तो इन दोनों में भी 46, इसमें भी 46 होंगे, ठीक है, दोनों में 46 होंगे, तभी इसको समसूत्री बोलते हैं, ठीक है, जितने यहाँ है उतने यहाँ, ठीक है, माइटोसिस। मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में भी पहले तो ये 2 में टूटते हैं, ठीक है, ये 2 में टूटते हैं, फिर ये 2 फिर 2 में टूटते हैं, यानी 2 स्टेप में होती है। ये पहले 2 में टूटेंगे, फिर ये 2 में टूटेंगे, यानी 4 हो जाएंगे लास्ट में, ठीक है। तो 2 स्टेप में होते हैं। और जैसे कि यहाँ पे 46 से क्रोमोसोम है, तो इसमें सिर्फ इसके आधे आएंगे, यानी 23 आएंगे इसमें, और इसमें आएंगे 23, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री, ठीक है। जो माइटोसिस होता है, जो बॉडी होती है उसके जितने भी सेल होते हैं सब जगह होती है सिवाय सेक्स सेल, ठीक है, सेक्स सेल। और जो मियोसिस होती है सिर्फ सेक्स सेल पे होती है, कौन से, स्पर्म पे और एग में, ठीक है। इन दोनों में क्या होते हैं, मियोसिस वाला सेल डिवीजन होता है, ठीक है। अपने ऑप्शन को देखते हैं कि पहला था कि अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है, ठीक है, तो 2 चरणों में होता है, ठीक है, हमने देख लिया। पहले चरण में 2 टूटते हैं, फिर ये 2
आगे 2 में टूटते हैं, ठीक, तो 2 में होता है, ठीक है। सेकंड की अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है, ठीक है। तो क्या क्रोमोसोम की संख्या डबल हो जाती है मियोसिस के बाद? नहीं, गलत है, ये आधे हो जाते हैं, ठीक है। अगर 46 होते हैं तो 23 हो जाते हैं, ठीक है। तो ये गलत हो गया और हमारा यही आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन? तो फ्रेगमेंटेशन द्वारा किसका रिप्रोडक्शन हो सकता है? तो देखिए, स्पाइरोगायरा जो होता है, स्पाइरोगायरा फ्रेगमेंटेशन से होता है। हाइड्रा किससे होता है? बडिंग से होता है और रीजेनरेशन से होता है, ठीक है। प्लेनेरिया किससे होता है? मे भी आपका क्या होता है? रीजेनरेशन, यानी कि पुनर्जनन से होता है प्लेनेरिया। और ईस्ट, ईस्ट किससे होता है? ईस्ट होता है बडिंग से, ठीक है। तो बडिंग से हो गया। ईस्ट स्पायर वगैरह किससे होता है? इससे होता है फ्रेगमेंटेशन से, खंडन से। प्लेनेरिया आपको पता चल गया रीजनरेशन से। हाइड्रा किससे होता है? हाइड्रा दोनों से होता है। हाइड्रा होता है बडिंग से भी होता है और रीजनरेशन यानी कि पुनर्जनन दोनों से भी होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वक्रता केंद्र वाले किसी कॉनकेव मिरर के फोकस बिंदु F पर रखे गए किसी बिंब के प्रतिबिंब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू होगा, ठीक। तो यानी कि अगर कोई कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है, उसके हम कहाँ पे C पे रख रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट, तो बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनेगा, कैसा बनेगा, ठीक है, उसका नेचर कैसा होगा, ठीक। तो आपको 6 कंडीशन मैंने याद करवाया था, ठीक है, ठीक है। अगर याद है आपको तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। और ये तो आसान सा केस है, C पे रखेंगे। जब C पे रखते थे हम, देखिए जब C पे रखते तो C पे ही बनता था इमेज। और कैसा बनता था? इक्वल साइज का बनता था। और मिरर के आगे तो कैसा बनेगा? रियल बनेगा। और उल्टा बन रहा है, ठीक है। तो ये सेम साइज बनेगा, उल्टा बनेगा और रियल बनेगा, ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ये फोर्थ, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और सेम साइज का बनेगा। और कहाँ बनेगा? C पे भी बनेगा, ठीक। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी सबसे कम है? रेजिस्टिविटी मतलब किसी चीज़ को रजिस्ट करना, ठीक है, यानी उसको आने नहीं देना। और ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी मतलब करंट को नहीं आने देना, करंट को नहीं आने देना। तो इनमें से कौन है वो सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी होती है? नहीं, सबसे कम रेजिस्टिविटी, सबसे कम पूछ रहा है, तो सबसे कम कौन होगी इसमें? जिसमें सबसे आसानी से क्या करंट फ्लो हो जाए। और सबसे आसानी से करंट किस में फ्लो होता है? सिल्वर में, ठीक है। सिल्वर में सबसे आसानी से करंट फ्लो होता है, इसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है। लेकिन अब सिल्वर इतना महंगा है, इसके तो वायर्स हम लगा नहीं सकते घरों में, ठीक है। पर इसका आंसर क्या हो गया? सिल्वर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय अपवर्तन यानी कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग डैश तक की देरी हो सकती है। मतलब कि देखिए, सूर्योदय यानी सनसाइन होता है जब, ठीक है, तो उसके हमें कुछ मिनट पहले हमें सूर्य दिख जाता है। और सूर्यास्त यानी कि सन जब सेट हो जाता है, उसके सनसेट हो जाता है, उसके बाद भी हमें कुछ देर तक सन दिखाई देता है। ये किसकी वजह से होता है? ये होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि कितने समय तक दिखाई देगा, तो 2 मिनट तक दिखाई देता है। यानी कि सनराइज होने से 2 मिनट पहले तक हम देख सकते हैं और सन सेट होने के 2 मिनट बाद भी हम देख सकते हैं सन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर के सामने इन्फिनिटी और दर्पण के ध्रुव यानी कि पोल के बीच में एक बिंदु पर रखा गया, निर्मित होने वाली छवि कैसी होगी, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इसको कहाँ रखा गया? इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा गया है, ठीक है। तो अब बताना है कि इसकी इमेज कैसे फॉर्म होगी। देखिए, कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही केस होते हैं, ठीक है, 2 ही केस होते हैं। एक तो इन्फिनिटी पे रखते हैं और एक कहाँ रखते हैं? इन्फिनिटी और ओ के बीच कहीं पे भी रख दो, ठीक है। इन्फिनिटी, सॉरी ओ नहीं, पी, इन्फिनिटी और पी के बीच, पोल के बीच कहीं पे भी रख दो। तो 2 कंडीशन होती है। तो जब हम इन्फिनिटी पे रखते हैं, इन्फिनिटी पे रखते हैं, देखिए 2 कंडीशन होती है। जब हम इन्फिनिटी पे रखते हैं तब इमेज कहाँ बनता है? फोकस पे बनता है, फोकस पे। और कैसा बनता है? पॉइंट साइज बनता है, यानी बिंदु के आकार का बनता है, ठीक है। और दर्पण के पीछे बन रहा है तो कैसा बनेगा? ये वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल बनेगा तो कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, ठीक है। ये हो गया। और दूसरी कंडीशन है कि हम इन्फिनिटी और पी इन दोनों के बीच में कहीं पे भी रख दें तो इमेज कहाँ पे बनेगा? पी और एफ के बीच में, पी और एफ के बीच में कहीं पे भी बनेगा। कैसा बनेगा? डिमिनिश्ड बनेगा, छोटा बनेगा। और दर्पण के पीछे है तो कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा, ठीक है, और सीधा बनेगा, ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो गया? पीछे बन रहा है यानी वर्चुअल बन रहा है और कैसा? छोटा बन रहा है, ठीक है। छोटी इमेज बन रही है और आभासी इमेज बन रही है। अब पॉइंट साइज कब बनता? जब हम उसको इन्फिनिटी पे रखते हैं। तो हमारा आंसर हो गया ये, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। ऊर्ध्वपातक यानी सब्लिमेट नहीं है इनमें से। सब्लिमेट यानी कि जो सीधे सॉलिड से क्या बन जाते हैं, गैस बन जाते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, सिलिन होता है, कपूर होता है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड होता है, ठीक है, आयोडीन होता है, और बताइए ठोस CO2 होता है, सॉलिड CO2 होता है, लेकिन सोडियम सल्फेट नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया सोडियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश टिश्यू चेंज द डायमीटर ऑफ अ ब्लड वेसल्स। तो ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है, ठीक। कौन सा ऊतक, देखिए जो ब्लड वेसल्स होती है ना, ब्लड वेसल्स की जो वॉल होती है वो मस्कुलर टिश्यू से बनी होती है, मस्कुलर टिश्यू से। इसका आंसर हो गया मस्कुलर टिश्यू। अब जो ब्लड वेसल्स होती है ना, जैसे कि आर्टरी हो गई, तो आर्टरी ना अपना डायमीटर यानी जिसे ल्यूमेन बोलते हैं, इसको ये चेंज करती रहती है। जैसे ब्लड प्रेशर के अकॉर्डिंग ये अपने आप को चेंज करती है, मोटा पतला करती रहती है। तो आर्टरीज हो गई जो कि अपना जो डायमीटर है वो बदलती रहती है। और आर्टरी किसकी बनी होती है, तो मस्कुलर टिश्यू की बनी होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, मस्कुलर या मसल्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर में, यानी मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धावन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशत मात्रा डैश होती है, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ वाटर इन क्रिस्टलाइजेशन इन वॉशिंग सोडा इज। वॉशिंग सोडा का क्रिस्टलाइजेशन जो क्रिस्टल होते हैं उसकी परसेंटेज मात्रा बतानी। तो इसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए पहले। क्या होता है, Na2CO3 डॉट 10H2O। 10 क्रिस्टल होते हैं ना इसमें, तो इस 10 क्रिस्टल का इस टोटल में बताना है परसेंटेज, ठीक। तो कैसे तो निकालते हैं, देखिए Na2CO3 डॉट 10H2O, इसमें इसका बताना इतना, तो 10H2O का कितना हो गया, देखिए 10 इंटू H2O का 18 होता है, तो 180, तो ये हो गया 180 इसका। और इस टोटल का कितना हुआ, तो Na का होता है 23, 2 Na यहाँ पे, तो ये हो गया 46 प्लस 1 12 है और 48 हो गई है, और प्लस ये 180 और हो गया, ठीक है। तो इनको ऐड करते हैं, ठीक है। 16 का 6 हासिल लगा 1 5 और 4 9 9 और 1 10 106। देखिए 106 प्लस 180, 106 प्लस 180, ठीक, कितना हो गया ये 286 तो आपका टोटल आ गया, 286 आ गया आपका टोटल। और जो 10 हमें निकालना है किसका है, वाटर के जो क्रिस्टल है उसका, तो कितने थे 180 है। परसेंटेज के लिए 100 लगा देते हैं। सॉल्व करते हैं आगे। जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए करेंगे 2 0 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसे काटेंगे तो ये कटेगा 6 बार में 2, तो ये आ जाएगा 62 के समथिंग, 62.9 आ गया हमारा आंसर। ये पहला वाला ए हो गया, ठीक है। इसका आंसर हो गया 62.9, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक। तो कौन है ये, इसमें होता है मास क्या है, कांस्टेंट रहता है, कहीं पे भी ले जाएं, ठीक है। ग्रेविटी, अब देखिए ग्रेविटी जो कांस्टेंट होता है यहाँ पे लिखा हुआ, यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट, तो वो भी चेंज नहीं होता, लेकिन सिर्फ यहाँ पे ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी चेंज होता है, ठीक है। फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन ये भी चेंज होता है, और वेट तो चेंज होता ही रहता है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो गया, मास, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग, ठीक है। किसमें परिवर्तन करेगी, वो उसकी जो अवस्था है, यानी एक स्टेज है उससे दूसरे में करते हैं, तो उसके टेम्परेचर में, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, टेम्परेचर। अब देखिए टाइप की स्टेज होती है सॉलिड लिक्विड गैस, इनमें इंटरचेंज होता है और इन्हीं पे बार बार क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगर हम गैस को लिक्विड बनाना चाहते हैं, गैस से लिक्विड बनाना चाहते हैं, तो उसको क्या करेंगे, कंडेंसेट करेंगे, ठीक। कंडेंसेशन करेंगे, उसका लिक्विड बन जाएगा, ठीक। और लिक्विड से हमें क्या करना है, गैस बनाया तो इवापोरेट करेंगे। और इन सब में क्या हो रहा है, टेम्परेचर को ही तो कम ज़्यादा कर रहे हैं। जैसे कंडेंसेशन में क्या टेम्परेचर को कम करते हैं, इवापोरेशन में क्या करते हैं, टेम्परेचर को ज़्यादा करते हैं, ठीक। लिक्विड को हमने सॉलिड बनाना है तो क्या करेंगे, फ्रीज कर देंगे, उसे जमा देंगे, ठीक है। और जो सॉलिड है उसको लिक्विड बनाना है तो उसको गला देंगे, मेल्टिंग कर देंगे, ठीक है उसका। अब ये इंपॉर्टेंट है, सब्लिमेशन। अगर हम सॉलिड को गैस बनाना चाहते हैं तो सब्लिमेशन के थ्रू बनाएंगे, और गैस को अगर हमने सॉलिड बनाया है तो डिपोजिशन के थ्रू बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया, आपको ये याद होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पे इनमें से कौन सी चीज़ आपको राहत देने के लिए उपयोग की जाएगी। अगर मधुमक्खी ने काट लिया तो कौन सी चीज़ लगाएं वहाँ पे। देखिए मधुमक्खी के डंक में क्या होता है, मेथनोइक एसिड होता है, या फिर उसी को बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो उसकी जगह हम क्या लगाएंगे, उसके लगाते हैं बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा लगाने से क्या होता है, हमें राहत मिलती है, बेकिंग सोडा, ओके। क्यों, क्योंकि वो एसिड है, मेथनोइक एसिड, और ये क्या है, एक बेस है, दोनों क्या कर देगा, न्यूट्रलाइजेशन की क्रिया हो जाएगी, इससे हमें राहत मिलेगी। अब नमक तो लगा नहीं सकते, नमक लगाएंगे, नमक भी तो एक बेस होता है, लेकिन उससे क्या होगा, जलन होगा। देखिए जैसे
जैसे कि कुछ काट लेता था तो क्या करते थे, नमक और मिर्च लगाते थे, तो उससे क्या होती थी, जलन होती थी। उसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं, बेकिंग सोडा लगा सकते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा से ज़्यादा जलन नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो कण जिनका आवेश Q1 और Q2 है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हैं। इनके बीच एक बल F उत्पन्न होता है। यदि दूरी में 1/5 की कमी आ जाती है तो दोनों के बीच का बल कितना होगा। ठीक, तो देखिए कुछ नहीं है, न्यूटन ने क्या दिया था, ग्रेविटेशन का नियम दिया था। ठीक है, F इज G m1 × m2/d², यानी कि दोनों के मास का प्रोडक्ट, ठीक है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उन दोनों के बीच की दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, कुलाम ने इसकी कॉपी की। ठीक है, बोला कि अगर दो चार्ज हैं Q1 Q2 तो उन दोनों का प्रोडक्ट जो फोर्स लगेगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उन दोनों के बीच की जो दूरी होगी उसके स्क्वायर का इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर दिया कुलाम ने, ठीक है, न्यूटन का। ओके, तो ये यहाँ पे दिखाया गया। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। तो जैसे कि कुलाम ने बताया कि F इज इक्वल टू K, एक कांस्टेंट है, Q1 Q2 उन दोनों का जो आवेश उसका प्रोडक्ट बाय उन दोनों के बीच की दूरी। पहले ये होगा, ठीक है, इतना फोर्स लग रहा हो, फिर बाद में हमने जब उसकी जो बीच की दूरी से क्या कर दिया, 1/5 कर दिया, तो K Q1 और Q2 तो ऐसे रहेगा, R की जगह कर दिया 1/5, ठीक है, 1/5 R कर दिया इसको। ठीक, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/25 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, यानी कि F'/F इसको डिवाइड कर दिया तो K Q1 Q2 बाय F' कितना था यहाँ पे 1/25 × R², ये था। नीचे था K Q1 Q2 बाय R²। से इस R² को काट सकते हैं, Q1 Q2 से Q1 Q2, K से K कट गया, यहाँ बचा 1/, देखिए ये बचा यहाँ पे F'/F इज इक्वल टू 1/, ये बचा 1/25। इसको पलट देंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा F/F इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब इस F को इधर भेज देंगे तो बच जाएगा F' इक्वल टू 25 × F, यानी जो पहले जो फोर्स था उसका कितना हो जाएगा, 25 टाइम्स हो जाएगा। और ये किसमें, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स ऑडिबल टू द ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन के लिए ऑडिबल कौन सा है, जो ह्यूमन सुन सकता है, श्रव्य ध्वनि। तो पता है आपको कितना होता है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, 20,000 हर्ट्ज तक। अब ये तो है नहीं ऑप्शन में, तो इसके आसपास देख लेते हैं। इसके आसपास क्या है, ऑप्शन नंबर बी, 16 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, तो इस पे इसके साथ हम जा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि m1 kg द्रव्यमान वाले एक लकड़ी के तख्ते पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर यह 10 मीटर/सेकंड² के एक्सेलरेशन से आगे बढ़ता है। ठीक, m2 द्रव्यमान वाला एक अन्य तख्ता समान बल लागू होने पर 20 मीटर/सेकंड एक्सेलरेशन से आगे बढ़ता है। यदि दोनों तख्तों को एक दूसरे के साथ बांध दिया जाए तो उन पर समान बल लगाया जाए तो त्वरण कितना होगा। तो देखिए क्या करना है, इसमें एक तख्ता है उस पर हम बल लगा रहे हैं तो उसमें इतना त्वरण उत्पन्न हो जा रहा है। ठीक है, 5 न्यूटन का लगा रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरे में भी 5 का लगा रहे हैं तो इतना त्वरण हो जा रहा है। ठीक, तो क्या करते हैं, पहले हम मास निकाल लेते हैं कि मास कितना होगा। जैसे कि पहले लगा रहे हैं हम F इज इक्वल टू m में, ठीक है, m1 वाला, ठीक है, ये हो गया। F दे रखा है 5, m1 दे रखा है, m1 निकालना है, सॉरी, a कितना हो जाएगा, a हो जाता है 10। ठीक है, तो यहाँ से m1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/10, 5/10 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5, 0.5 आ गया m1 की। ये किस में है, kg में। ठीक है, kg में। m2 भी निकाल लेते हैं ऐसे, तो m2 देखिए, दूसरा फोर्स सेम लग रहा है 5, मास कितना होगा m2, एक्सेलरेशन कितना हो रहा है 20। ठीक, इसको नीचे भेज देंगे तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 यानी कि 0.25। m2 की वैल्यू आ गई 0.25 kg, m1 की वैल्यू आ गई 0.5 kg। दोनों को जोड़ दिया तो टोटल मास कितना होगा, 0.25 और 0.5 यानी कि 0.75, ये टोटल मास हो गया। इस पे हम सेम बल लगाएंगे, यानी कि F जो है सेम है, यानी 5 ही है। तो पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन बताओ, तो इसको नीचे भेज देते हैं इसके, तो आ गया था 5/0.75 इक्वल टू a। ठीक है, पॉइंट लगाते हैं, 2 0 बढ़ा देते हैं, पॉइंट से पॉइंट कट गया। ठीक है, यानी 500 डिवाइडेड बाई 75। इसको काटते हैं 25 से 3 बार में गए, 25 से 2 बार यानी 20 बाई समथिंग, 3 से काटते हैं 6 × 18.66। ठीक है, 6.66 आ जाएगा इसका आंसर, यानी कि 6 पॉइंट, ये हो गया, सी हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि एक नवजात बालिका गर्ल
कि कोशिकाओं में गुणसूत्रों का कौन सा संयोजन होगा, तो उनमें क्रोमोसोम कैसे किस कॉम्बिनेशन में होंगे। देखिए 44 होंगे और प्लस XY होगा, या 44 होगा या XX होगा, क्या होगा। देखिए गर्ल कब होती है, जब XX होता है, ठीक है। बॉय कब होता है, जब X और Y होता है, ठीक है। तो 44 तो ऑटोसोम्स होंगे प्लस X और X होगा, ठीक है, तब ये लड़की होगी। अगर XY होता तब यहाँ पे लड़का होता। तो इसका आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया C, नहीं C नहीं, आंसर D हो गया, ठीक है। 44 ऑटोसोम्स और XX, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, ठीक है। उसके द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। अब यहाँ पे जीरो मत कर देना कि जीरो हो गया, कार्य उठाया उसने, बस ये आगे की तरफ मूव नहीं किया उसने, उठाया आगे की तरफ मूव नहीं किया, तो काम होगा, काम क्यों होगा, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सामान को नीचे से उठा रहा है जितना भी, इतना डिस्प्लेस करेगा वो, ठीक। तो देखिए कैसे निकलेगा ये, W=FS होता है, FS, ठीक है। F दे रखा है 120 और S दे रखा है 2, इसको इंटू कर देंगे तो 12 दूनी 24, 240, ठीक है, जूल आ गया आंसर, 240 जूल, यानी कि B हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से विषम को अलग करें, ठीक है। इनमें से ऑड बताना है, ऑड क्या है, चांदी, एल्यूमिनियम, कांच और कॉपर, ठीक है। देखिए कॉपर एक मेटल होता है, ओके, एल्यूमिनियम मेटल है, सिल्वर एक मेटल है, लेकिन जो ग्लास है, ग्लास मेटल नहीं होता है, ठीक है। तो ग्लास क्या है, अलग है। ऐसे भी कर सकते हैं कि चांदी क्या है, कंडक्टर है, एल्यूमिनियम भी कंडक्टर है, कॉपर भी कंडक्टर है, लेकिन ग्लास कंडक्टर नहीं है, इंसुलेटर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र, देखिए सोडियम कार्बोनेट का होता है Na2CO3, ठीक है, Na2CO3। इसके आगे अगर 10H2 लग गया तो ये क्या हो गया, वाशिंग सोडा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थिति जुड़ जाए, पोटेंशियल एनर्जी किस में बदल जाती है, धनुष, ठीक है, उससे खींचे हुए एक तीर को छोड़ते हैं तो किस में बदल जाती है इसकी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, यानी कि उसमें गति आ जाती है तीर में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न से उसमें क्या मिलाया जाता है, अगर लोहे को कठोर बनाए तो उनमें क्या मिलाया जाता है, लोहे में कार्बन, ठीक, कार्बन मिलाया जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्रोमियम, देखिए अगर किसी अलॉय में क्रोमियम है, तो क्रोमियम से भी उसे कठोर बनाया जाता है, ठीक है। अगर क्रोमियम है तो समझ लीजिए कि उसे हार्ड बनाने के लिए इसमें मिलाया गया है क्रोमियम, ठीक। और आयरन को हार्ड बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा, देखिए पहला देखते हैं, परमाणु आकार ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। दूसरा है परमाणु त्रिज्या यानी एटॉमिक रेडियस आमतौर पर बाएं से दाएं ओर जाने पे घटता है। और एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता एक समान होती है, ठीक। और फोर्थ है कि एक तत्व के सभी समस्थानिक को एक ही समूह में रखा जाता है। देखिए जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, और यदि हम यहाँ राइट टू लेफ्ट जाएं तब एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तब एटॉमिक रेडियस घटेगी, ठीक है। और देखिए और क्या बढ़ रहा है, परमाणु आकार ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है, ठीक है, परमाणु आकार ऊपर से नीचे की ओर बढ़ रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही। परमाणु जो आमतौर पर बाएं से दाएं की ओर घटती है, बाएं से इधर जाएंगे घटेगी, ठीक है, इधर से इधर आएंगे तो बढ़ेगी, ये भी ठीक है, पहला सही है, दूसरा सही है। तीसरा है कि एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता समान, वैलेंसी समान होती है। जैसे एक ग्रुप है उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे सबकी क्या होगी, वैलेंसी इक्वल होगी, ठीक। और अगला है कि एक तत्व के सभी समस्थानिक को, आइसोटोप्स को एक ही समूह में रखा गया है, ठीक है, एक ही समूह में नहीं रखा जाता है, ठीक है, आगे भी रख सकते हैं उसको अगले समूह में, ठीक है, पीरियड एक हो सकता है लेकिन समूह अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, फोर्थ, ये गलत स्टेटमेंट है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट, ठीक है, इन अ ह्यूमन बीइंग द रेस्पिरेटरी पिगमेंट, देखिए हीमोग्लोबिन क्या होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। कैसे, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन को ये बाउंड करता है, ठीक है, ऑक्सीजन को अपने साथ बाउंड करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को उधर से लेके आता है, ठीक है, और एल्वियोलाई को पकड़ाता है, वहाँ पे एल्वियोलाई बाहर निकाल देता है उस कार्बन डाइऑक्साइड को, और एल्वियोलाई से ही ऑक्सीजन लेके जाता है, वो ब्लड में मिलाता है। तो हीमोग्लोबिन ये काम करता है पिगमेंट, ठीक है। क्लोरोफिल आपको पता है कि प्लांट्स में होता है, फोटोसिंथेसिस के काम आता है, ठीक है। और मेलेनिन क्या होता है, त्वचा पे होती है ये मेलेनिन, ठीक है। और एक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रोडोप्सिन, ठीक है। रोडोप्सिन क्या होता है, रोडोप्सिन जो आई की रॉड सेल होती है ना, आई में जो रेटिना होती है उसमें दो सेल होती है, एक कोन सेल होती है, एक रॉड सेल होती है। कोन सेल होती है कलर के लिए, रॉड सेल होती है लाइट की इंटेंसिटी के लिए। तो ये रॉड सेल में ही होती है, और रॉड सेल में इसका काम क्या होता है, देखिए जो लाइट इंटेंसिटी आती है ना उसको ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट करता है, क्योंकि ब्रेन तो हमारा इलेक्ट्रिक इम्पल्स को ही समझता है ना,
लाइट की इंटेंसिटी को उसको थोड़ी ना पता क्या जाता है, तो उसको कन्वर्ट कौन करता है, तो ये रोडोप्सिन कन्वर्ट करता है। ठीक, तो इसमें आंसर तो हमारा हीमोग्लोबिन है। ठीक है, हीमोग्लोबिन है, ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षारीय धातु को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है। ठीक है, एल्कली मेटल्स जो हैं, एल्कली मेटल्स, उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप में रखा गया है। तो ये तो पता ही होगा कि पहला जो ग्रुप है, पहले ग्रुप में क्या है, एल्कली मेटल है। दूसरे में क्या है, एल्कली अर्थ मेटल है। ठीक है, 17वें में क्या है, हेलोजन है। 18वें में क्या है, इनर्ट गैस है। ये तो सब तो पता ही होना चाहिए, क्योंकि यही चार ये जो ग्रुप है इन्हीं से पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, पहला। ओके, पहला है इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तीसरी अवधि यानी तीसरा पीरियड और 18वें समूह, ठीक है, 18th ग्रुप में रखी गई नोबेल गैस का नाम बताइए। तो नोबेल गैस आपको याद होना चाहिए, ऐसे हीलियम होता है, पहले नियॉन होता है, फिर आर्गन होता है, फिर क्रिप्टॉन होता है, फिर जिनॉन होता है, फिर रेडॉन होता है। ठीक है, तो तीसरे में देखिए, पहले में दूसरा, तीसरा है आर्गन, आर्गन हो गया। ठीक है, इसका राइट आंसर आर्गन हो गया। देखिए ये पीरियोडिक टेबल है, पहला दूसरा तीसरा, ये तीसरा पीरियड हो गया और ये 18वां ग्रुप हो गया। ठीक है, इसमें देखिए हीलियम होता है पहले, फिर नियॉन, फिर आर्गन, ठीक है, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ऐसे ही आपको याद होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NaCl एक लवण है जो बनाता है, NaCl इज अ सॉल्ट विच मेड ऑफ। NaCl किससे मिलता है, देखिए ये मिलकर बनता है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से। ठीक है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। ठीक, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनता है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही है। ओके, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बैटरी टर्मिनल से संबंधित है, वैसी चुंबक डैश से संबंधित है। ठीक है, बैटरी जैसे टर्मिनल से संबंधित है, वैसी मैग्नेट किससे संबंधित है। देखिए बैटरी में टर्मिनल होते हैं, बैटरी हो गया एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, ऐसी मैग्नेट में क्या होता है, मैग्नेट में भी देखिए दो पोल होते हैं ना, एक पॉजिटिव वाला पोल होता है, मतलब एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। दो पोल होते हैं, जो सेम पोल जो एक दूसरे को कहते हैं रिपेल करते हैं और अपोजिट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 80 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु 60 मीटर पर सेकंड वेग के साथ गतिमान है। वस्तु में उत्पन्न संवेग यानी मोमेंटम कितना होगा। मोमेंटम के फॉर्मूले में डायरेक्ट बेस्ड न्यूमेरिकल है ये। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, P = mv। m दे रखा हमें 80, v दे रखा हमें 60। ठीक है, 8 48 और 2 0। ठीक है, और देखिए इसका मात्रक भी ध्यान देना है, इसका मात्रक क्या होता है, kg मीटर पर सेकंड। kg मीटर पर सेकंड ये कहाँ है, ये रहा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए सब में 48 दिख रहे हैं, लेकिन जल्दीबाजी में पहले पे टिक करके आ गए और पूरा जो आसान सा क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का उद्देश्य बस आपको इतना बताना है कि एग्जाम टाइम पे आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आसान सा देखो कि इतना आसान सा क्वेश्चन पूछ रखा और फटाफट आपने देखा पहले ही टिक मार के आ गए। ठीक है, जबकि जो इसका यूनिट है वो गलत लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है, kg मीटर पर सेकेंड होता है इसका यूनिट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है, एक ज़्यादा चमकता है, एक कम चमकता है। कौन से बल्ब का प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, देखिए ज़्यादा चमकेगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस मतलब कि रोकना, अगर वो कम इलेक्ट्रिसिटी को रोकेगा यानी कम करंट को रोकेगा तो ज़्यादा तेज़ जलेगा। ठीक है, और अगर वो ज़्यादा रोकेगा करंट को तो उसके पास तो वो कम तेज़ जलेगा। यानी कि जो डिम बल्ब होती है, डिम बल्ब, ठीक है, उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तभी वो जो कम चमकेगा। ठीक है, तो इसमें ये पूछ रहा था कि कौन से बल्ब का प्रतिरोध होगा जो कम जलेगा। जो ज़्यादा जलेगा उसका तो रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो इतनी तेज़ से जल रहा है और जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको अपने अंदर से पास होने दे रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम, ठीक है, जो वर्टिकल कॉलम है ना, वर्टिकल कॉलम को क्या कहा गया, वर्टिकल कॉलम को तो आपको सबको पता होगा, ये तो ग्रुप होता है। ठीक है, ये ग्रुप होता है और जो ये हैं हॉरिजॉन्टल होते हैं इनको क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। इसका आंसर हो गया ग्रुप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गेंद को 20 मीटर पर सेकंड के वेग यानी वेलोसिटी के साथ वर्टिकली फेंका गया। ठीक है, ऊपर की ओर फेंका गया ऊर्ध्वाधर। 3 सेकंड बाद इसके विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट का मान कितना होगा। 3 सेकंड के बाद कितना डिस्प्लेस कर जाएगी ये। ओके, तो फिर से इसमें वही लगाना है, ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो क्या, v = 0। ठीक है, और u की वैल्यू दे रखी है इसमें कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और t भी दे रखा है इसमें 3, हमें निकालना है s। तो क्या लगा दें, सेकंड वाला इक्वेशन लगा देते हैं, s = ut + ½ AT स्क्वायर, ½ AT स्क्वायर। ठीक, देखिए s पता करना है, u हमें पता है 20 और t है 3। ठीक है, और ½
ए देखिए ए क्या होगा 10 लेना है और ऊपर फेंक रहे हैं तो ये अपोजिट साइड लगेगा यानी माइनस आएगा यहाँ पे, और टी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर करेंगे 9। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए इसे कटेंगे 5 बार में कटेंगे, 5 में 45 माइनस 45 हो गया ये। ठीक है, और इसको करेंगे 30 दूनी 60 यानी कि एस की वैल्यू होगी 60 माइनस 45, 60 माइनस 45 यानी कि 15 मीटर आ गया इसका आंसर। ठीक है, 15 मीटर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मटर के पौधे में पाए जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ठीक है, जो मेंडलीफ ने मटर के पौधे लिए थे उसमें उन्होंने 7 गुण वो किए थे, 7 गुणों को देखा था उन्होंने, तो इनमें से कौन सा वह गुण नहीं है। ठीक है, झुर्रीदार बीज, ठीक है, हरी फली, गोल फली या गोल बीज। देखिए मैं आपको पहले 7 के 7 गुण बता देता हूँ कौन कौन से लेते हैं। पहले सीड का कलर यानी कि जो बीज का कलर कैसा था, येलो और ग्रीन लिया था उन्होंने। ठीक, दूसरा उन्होंने कैरेक्टर क्या लिया था कि सीड शेप, बीज का शेप कैसा है, राउंड है या रिंकल्ड है, झुर्रीदार है या गोल है। ठीक, पॉड यानी कि फली का शेप कैसा है, फूली हुई फली है या सिकड़ी हुई फली है। ठीक, पॉड का कलर लिया था ग्रीन है या येलो है, फ्लावर का कलर लिया था पर्पल और वाइट। ठीक, और फ्लावर पोजीशन की टॉप पे है, एक्सिलरी है या फिर टर्मिनल है यानी कि टहनियों से निकल रही है। ठीक, और एक दिया था स्टेम की लेंथ। ठीक है, ये टॉल है या ड्रॉप है यानी बौना है या लंबा है। ये लिए थे 7 कैरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रिंकल्ड बीज यानी कि झुर्रीदार बीज, हाँ ये भी कैरेक्टर था। हरी फली, ठीक है, पॉड का कलर लिया था उन्होंने ग्रीन और येलो, ये भी ठीक है। और गोल फली, फली कैसे ली थी उन्होंने, या तो सिकड़ा हुआ यानी कॉन्स्ट्रिक्टेड या फिर फूली हुई फली ली थी उन्होंने। ठीक है, तो गोल और ये नहीं लिया, तो हमारा आंसर तो यही हो गया कि ऐसा कुछ नहीं लिया था उन्होंने कि गोल या फिर रिंकल्ड। पॉड का नहीं लिया था, वो बीज का लिया था उन्होंने, रिंकल्ड है या फिर राउंड है। ठीक है, और गोल बीज तो लिए थे उन्होंने क्या। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, गोल फली। गोल फली की जगह पे क्या यहाँ पे क्या आ सकता था, सिकड़ी हुई या फिर फूली हुई फली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि पीतल निम्न में से किससे बनी एक मिश्र धातु है, ब्रास। ठीक है, ब्रास किससे मिलकर बनी होती है, कॉपर और जिंक से। पीतल इससे बन के मिलती है। एक ब्रॉन्ज होता है, ब्रॉन्ज किससे मिलकर बनती है, कॉपर और टिन से। कॉपर और टिन से देखिए कॉपर और टिन से क्या मिलकर ब्रॉन्ज। ठीक है, और जो ब्रास होता है वो किससे बनता है, तांबा और जस्ता से। ठीक है, कॉपर और जिंक से। ओके, तो इसका आंसर हो गया सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सबसे बड़े आकार का परमाणु कौन सा होता है। सबसे बड़ा आकार का परमाणु कौन सा होगा। देखिए परमाणु साइड कैसे बढ़ रहा था, देखिए इधर से आ रहा था, राइट टू लेफ्ट बढ़ रहा था, और इधर से इधर जा रहे थे तो घट रहा था, है ना, ऐसे हो रहा था। तो अब देखिए पीरियोडिक टेबल, देखिए परमाणु साइज है जो ऐसे, एटॉमिक जो रेडियस है ऐसे में बढ़ रहा है, मतलब राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तब बढ़ रहा है इधर से, और इधर से इधर जाएंगे तो घटेगा। ठीक है, अब देखिए ये देखिए जो एलिमेंट लिखे हुए ना, ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। सेकंड पीरियड में देखिए कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड पीरियड तो याद होना चाहिए। देखिए इसका तो सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, ठीक है, एल्युमिनियम होता है। ऐसे भी आपको 1 से 20 तक याद होना चाहिए। ये 11 हो गया, 12, 13, ठीक है, फिर होता है सिलिकॉन, फिर होता है फास्फोरस, फिर होता है सल्फर। ठीक है, इतना ही ले लेते हैं क्योंकि इतना ही हमारे ऑप्शन में। तो इधर से जब हम इधर जा रहे हैं तब बढ़ रहा है। सबसे इधर क्या दिख रहा है आपको इसमें, मतलब इधर लेफ्ट में, सबसे लेफ्ट में कौन दिख रहा है, सल्फर नहीं होगा, ठीक है, फास्फोरस नहीं होगा, सिलिकॉन नहीं होगा, सबसे इधर दिख रहा है हमें एल्युमिनियम। तो इन चारों में सबसे इधर तो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम है ना, ऐसे में बढ़ रहा है, तो सबसे बड़ा कौन होगा, एल्युमिनियम होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, एल्युमिनियम। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट आंसर। ठीक है, इनको मैच करना है आपस में, कौन किसके साथ मैच होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले वर्क का क्या होता है, यूनिट होता है जूल, तो पहले का तो डी हो गया। ठीक, तो आपको देखिए ऑप्शन को एलिमिनेट करना आना चाहिए। यहाँ पे पहले का डी है, तो देखिए इसमें है, इसमें नहीं, इसको हटा दीजिए। ठीक है, अब बचा 1, 2 और 3। बैटरी क्या करता है, देखिए बैटरी में होता है केमिकल एनर्जी, और इसको ये चेंज किस में करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो दूसरे का हो गया ए, दूसरे का ए किसमें है, इसमें फर्स्ट वाले में, तो हमारा फर्स्ट वाला ही सही हो गया। ठीक है, अब आगे देखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, यहीं से आपका करेक्ट हो गया सब। फिर भी अब यहाँ देख लेते हैं। पावर क्या होता है, पावर होता है आपका किलोवाट आवर में। ठीक है, किलोवाट आवर में। ठीक है, और माइक्रोफोन क्या करता है, साउंड एनर्जी को किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कि एक तत्व के आइसोटॉप की द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगी, एटॉमिक नंबर बताना है। ठीक, देखिए द्रव्यमान संख्या इतना है, न्यूट्रॉन इतना है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा एटॉमिक नंबर 160। इसको माइनस किया 201, 102 आ गया। ठीक है, 102 यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है कि जो न्यूक्लियस में जो भी है, न्यूक्लियस में क्या क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है।
ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, प्रोटॉन्स का नंबर होता है। अब मास नंबर दे दिया, मतलब इन दोनों का जोड़ दे रखा है हमें इतना है, इसमें से अगर ये न्यूट्रॉन को हटा देंगे, न्यूट्रॉन भी दे रखा है, तो हमें यही तो मिलेगा प्रोटॉन, ठीक। और प्रोटॉन को ही बोलते हैं क्या, परमाणु संख्या, ठीक। नेक्स्ट है, निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, देखिए यही मैं आपको बताने वाला था। तो देखिए गोनाड्स क्या होता है, गोनाड, ठीक। गोनाड होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि मेल गोनाड होता है टेस्टिस, और फीमेल गोनाड क्या होता है, ओवरी होता है, ठीक है। गोनाड यानी कि कौन सा ऑर्गन जहाँ से रिप्रोडक्टिव का प्रोसेस, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होना है, ठीक है। तो मेल का जो गोनाड होता है वो होता है टेस्टिस, और फीमेल गोनाड होता है ओवरी, ठीक है। देखिए गैमेट्स, गैमेट क्या होगा, मेल गैमेट्स क्या होता है, स्पर्म, और फीमेल गैमेट्स क्या होता है, एग। जब मेल गैमेट्स यानी कि स्पर्म और फीमेल गैमेट्स यानी कि एग दोनों मिल जाते हैं तब क्या बनता है, जाइगोट। और ये क्या होती है, यही होती है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, ठीक है। निषेचन की क्रिया में जाइगोट बनता है, ठीक है, जिसमें स्पर्म और एग आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जाइगोट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ध्वनि तरंग में 3.5 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति है और इसका तरंग दैर्घ्य 0.1 मीटर है, तो इसे इतनी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि v, अब v कैसे निकलेगा, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, ठीक है। तो v निकालते हैं, v देखिए, और न्यू दे रखा हमें 3.5 किलो हर्ट्ज दे रखा, लेकिन हमें इसे हर्ट्ज में करना पड़ेगा, एसआई में करने हैं सारे चेंज। तो देखिए फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, हर्ट्ज होती है, तो हर्ट्ज में करेंगे। 3.5 हर्ट्ज में करने के लिए 1000 से, किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में 1000 से, इनटू वेवलेंथ के 0.1, ये मीटर में, इसको भी क्या करें, ये मीटर में रहने देंगे, ऐसा ही मात्रा की होता है, ठीक है। इसको देंगे तो 3.35 हो गया, 1 0 इधर लगेंगे 35, यहाँ बचा 100, एक इसको दे देंगे तो ये हो गया 1 और एक 10 हो गया, तो ये टोटल हो गया 350 हो गया ये मीटर पर सेकंड, ये आ गया v की वैल्यू, ठीक है। अब स्पीड पता चल गया हमें, डिस्टेंस इतना कवर करना है, कितना टाइम लगेगा, लगा देंगे फॉर्मूला क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड पता है हमें, डिस्टेंस पता है, टाइम निकालना है, ठीक है। इसको यहाँ भेज देंगे, इसको यहाँ भेज देंगे, यानी कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है, 700 मीटर है, और जो स्पीड है, स्पीड कितनी 350 है, इसे काटा 35 दूनी 70 यानी कि 2 सेकेंड, ठीक। आंसर नंबर 3, ठीक है, ये वाला करेक्ट है हमारा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी विद्युत परिपथ सर्किट में 1 घंटे के लिए 1 किलोवाट शक्ति का प्रयोग करने पर विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा 1 किलोवाट घंटा होती है, ठीक है। इसे जूल में दर्शाइए, ठीक। तो देखिए 1 किलोवाट जो खपत हो रही है, 1 किलोवाट आवर, इसको जूल में दर्शाना है। तो हमें पता है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितने जूल, 3.6 इंटू 10⁻⁶। मतलब बेसिकली हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा था कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना होता है, यानी 1 किलोवाट आवर बराबर कितने जूल होते हैं, इतना पूछने के लिए इतना लंबा क्वेश्चन घुमाया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है, मतलब जो उनका स्ट्रक्चर होता है एक जैसा होता है, परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य अलग अलग होता है, बताइए क्या बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं उसको, हम पीछे डिस्कस करके आ चुके हैं, उसको बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन, ओके। और एनालोगस आपको पता चल गया, ठीक है, क्या होते हैं, जो दिखने में अलग अलग होते हैं लेकिन काम सेम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखिए क्या होता है। कैल्शियम फॉस्फेट का होता है Ca3PO4 का होल ट्वाइस, ठीक है, ये होता है। PO4 का होल थ्राइस मत कर देना, ये होता है PO4 का होल ट्वाइस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Ag प्लस और Cl नेगेटिव के संयुक्त होने पर बनने वाला यौगिक क्या है। AgCl प्लस और Cl नेगेटिव के कंबाइन होने पर क्या बनेगा, तो AgCl बनेगा। तो AgCl देखिए कैसे बनता है, जैसे Ag के ऊपर अभी तो एक प्लस है और Cl के ऊपर एक माइनस, अगर यहाँ 2 3 होता है, पहले Ag को लिखते हैं, फिर जो इसके ऊपर जो साइन होता है वो यहाँ आ जाता है, जितना भी होता है, ये -1 है, अभी एक, तो अभी 2 होता तो 2 आता है यहाँ पे, फिर इसको लिखते हैं, Ag को लिखते हैं, Cl को लिखते हैं, फिर इसके ऊपर जो साइन है वो इसके नीचे आता है, तो AgCl हो गया, ठीक है, ओके। AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड, ये ओके। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए गलत हो गया, सिल्वर क्लोराइड नहीं, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। 4, एक परिवार ने एक महीने में 320 इकाई यूनिट ऊर्जा का उपयोग किया, यह ऊर्जा जूल में कितनी है। 300
यूनिट ऊर्जा का उपभोग किया, ठीक है, कंज्यूम किया। ये बताना है जूल में कितना है। हमें पता है 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है 1 यूनिट, ठीक है, और 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ठीक है। तो इतना का कितना होगा 320 का इससे इंटू कर देंगे, यानी 3.6 इंटू 10⁶ से इंटू कर देंगे, ठीक है। जब इसको इंटू करेंगे इससे, जैसे 0 का 0 हो गया, ठीक है, इसको इंटू करेंगे, इससे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1152 इंटू 10⁶ जूल, ये आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निकलेगी, यानी ब्लीचिंग पाउडर को वाटर में मिला देंगे तो कौन सी गैस निकलेंगी। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है CaOCl2, इसको मिला दिया वाटर में H2O में, कौन सी गैस निकलेगी देखिए, तो ये बन जाएगा, देखिए ये क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी, ठीक है, Ca, ठीक है, OH का होल्टाइज बन जाएगा, ये बन जाएगा और प्लस Cl2 गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है, CaOH का होल्टाइज और Cl2 गैस, तो कौन सी गैस निकल रही है, क्लोरीन गैस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेलेबल, आधात वर्धनीय नहीं, आधात वर्धनीय यानी जिसे पीट कर चादर बना सकते हैं, पतली सी शीट बना सकते हैं, तो तांबे को पीट कर बना सकते हैं, सिल्वर को बना सकते हैं, एल्यूमिनियम को, लेकिन ग्रेफाइट में जैसे हथौड़ा मारेंगे तो वो चूर चूर हो जाएगा, ठीक, तो हमारा आंसर हो गया ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या है, ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, ठीक। और अगर इसकी फॉर्मूले की बात करूं तो आई इक्वल टू होता है Q/T, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज आर कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल किसको बोलते हैं, तो राइबोसोम्स को बोलते हैं, राइबोसोम्स को, क्यों, क्योंकि प्रोटीन बनाने का काम किसका होता है, राइबोसोम का होता है। और क्या बोलते हैं इसको, राइबोसोम को, इसको बोलते हैं इंजन ऑफ सेल, ये भी आपको नोट करना है, इंजन ऑफ द सेल भी किससे, राइबोसोम को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे एक दे रखा है लाइसोसोम, हाँ लाइसोसोम दे रखा है, इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग, आत्मघाती थैली, ठीक है। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 वाट इज यूज फॉर 5 आवर पर डे, ठीक है, एक कोई लैम्प है 100 वाट की जिसकी पावर है, 5 घंटे पर डे चलाया जाता है। हाउ मच एनर्जी विल बी कंज्यूम बाय द लैम्प इन 3 डेज, 3 दिन के अंदर बताना है कितना कंज्यूम करेगा एनर्जी, तो वही बिजली बिल वाला लगा देते हैं एनर्जी का, ठीक है, यानी डिवाइस कितने, एक ही डिवाइस है और उसकी पावर कितनी है 100 वाट, ठीक, कितने देर के लिए चला है 5 घंटे, और दिन कितने 3 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है, 2 0 से 2 0 गया, ठीक है, 5 या 15 और एक ये आ गया नीचे पॉइंट, यानी 1.5 यूनिट आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ए हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल रिएक्शन, इनमें से कौन है जो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को जब हम मेल्ट करते हैं, गलाते हैं, तो क्या बन जाता है, पानी, फिर पानी को हम क्या बना सकते हैं, बर्फ, तो ये क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक में क्या होता है, बॉन्ड्स टूटते हैं और एक बार जो प्रोडक्ट बन गया और दोबारा उसको वापस लाना नामुमकिन होता है, ठीक है, मतलब चेंजेबल नहीं होता, रिवर्सिबल नहीं होता है, ठीक है, जबकि जो भौतिक परिवर्तन होता है वो रिवर्सिबल होता है। क्या, तो देखिए बटर टर्निंग रेंसिड मतलब विकृत गंधिता, ठीक है, विकृत गंधिता हो जाती है, उनमें दुर्गंध आने लगती है, खराब हो जाते हैं। तो एक बार अगर बटर खराब हो गया तो क्या उसे दोबारा ला सकते हैं, नहीं, तो ये हो गया हमारा आंसर, ये क्या है, केमिकल रिएक्शन हो गया। सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन, ये तो एक फिजिकल है, देखिए इसको गैस बना देंगे फिर इसको सॉलिड बना सकते हैं। ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ, ठीक है, इसको गीला करेंगे फिर इसको सुखा सकते हैं, फिर गीला सुखा जितने मर्जी कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया, बटर टर्निंग रेंसिड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पैसेंजर स्टैंडिंग इन द बस फॉल इन द बैकवर्ड डायरेक्शन व्हेन द स्टेशनरी बस बिगिन टू मूव, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ एक्सप्लेन दिस सिचुएशन, ठीक है, यानी यात्री का पीछे गिरना जब बस विराम से चलना आरंभ करती है, ये किसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये इनर्शिया लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है, अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहिए, जैसे उसमें मोशन आएगा तो वो मोशन का विरोध करेगी। तो ये न्यूटन का कौन सा लॉ बोलता है, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ को ही बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, या फिर उसी को क्या बोलते हैं, गैलीलियो का नियम, ठीक है, फर्स्ट लॉ को ही। तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट लॉ, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9800 जूल ऑफ एनर्जी वाज स्पेंड टू राइज अ मास ऑफ 80 kg, द मास वाज राइज टू अ हाइट ऑफ, यानी कि 80 kg की वस्तु को उठाने में इतना ऊर्जा व्यय होता है, तो ऊंचाई क्या होगी, ठीक है, ऊंचाई ज्ञात करनी है हमको, ठीक है, कोई नहीं। तो देखिए हम क्या लगा सकते हैं इसमें, लगा सकते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है, वर्क डन यानी कि W = mgh
MGH लगा सकते हैं। अब देखिए M हमें पता है, G हमें पता है, H निकालना है और W भी पता है, तो रख देते सब। W है 9800, ठीक है, और M क्या है 80, G क्या है 10 ले लेते हैं, कुछ नहीं दिया है तो, और H 2 0 से 2 0 कट गया, ठीक है। 8 से काटेंगे इसको, 8 कम 8 और 8 दूनी 16, ठीक है। ऐसे 12 पॉइंट कुछ आएगा इसमें, 12 पॉइंट ये आएगा 12.5, ठीक है। आंसर नंबर 3 हो गया इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। कौन सा ट्रू है इनमें से, देखिए कि सेकंड ग्रुप के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, एल्काली मेटल यानी क्षारीय धातु बोलते हैं सेकंड ग्रुप वाले को, या फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट को क्या बोलते हैं, एल्काली मेटल बोलते हैं, या फिर 17वें ग्रुप वाले एलिमेंट को हेलोजन बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट ग्रुप वालों को क्या बोलते हैं, एल्काली यानी क्षारीय धातु, दूसरे वाले ग्रुप को बोलते हैं एल्काली अर्थ मेटल, 17वें को क्या बोलते हैं, हेलोजन, 18वें क्या बोलते हैं, इनर्ट। तो थर्ड तो सही है, 17 को बोलते हैं हेलोजन। पहले वाले को क्या बोलते हैं, एल्काली मेटल, बिल्कुल सही, ठीक है। पर दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, एल्काली अर्थ मेटल, ठीक है, क्षारीय मृदा धातु, तो ये गलत हो गया, यानी कि बी और सी सही है सिर्फ, यानी आंसर नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त क्या है निम्न में से। तो पहला है इनके बाह्यतम कोशों में से 2 अपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो यही बिल्कुल सही बात है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ना, उनके जो लास्ट के 2 सेल होते हैं वो अपूर्ण होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं, और इन ट्रांजिशन मेटल में क्या होता है, लास्ट के 3 सेल इनकम्प्लीट होते हैं। तो इसका आंसर यही हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द वेव लेंथ ऑफ द साउंड वेव हुज फ्रीक्वेंसी इज 820 हर्ट्ज एंड द स्पीड इज इतना, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, वेव लेंथ, फिर लगा सकते हैं v इजगल टू न्यू लैम्डा, हमें चाहिए वेव लेंथ, इसको इधर भेज देंगे, यानी लैम्डा इजगल टू v बाई न्यू, ठीक है। दोनों दे रखा है हमें, v भी दे रखा है स्पीड 420, और जो न्यू है न्यू भी दे रखा, ठीक है, इतना दे रखा। इसे काटते हैं, ये कट गया। अब इसको आगे काटते हैं, तो 2 से काटते हैं 4, 1 2 1, इसको और आगे सॉल्व करते हैं, तो एक बार तो करेंगे, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, ठीक है। 5 बार में जाएगा, क्योंकि लगाएंगे 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20, ठीक है। 5 0.5 के समथिंग आएगा, 0.5, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 0.52 मीटर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है। जो ये ब्लैंक है इसको भरना है, खाली स्थान को भरना है, ठीक है। क्विक लैम्प यानी कि बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं क्विक लैम्प को, ठीक है। रिएक्ट विद द वाटर, जब बिना बुझा हुआ चूना को पानी के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए बिना बुझा हुआ चूना यानी कि CaO, और वाटर यानी कि H2O, इसको करेंगे तो क्या बनेगा, CaOH का होल टॉयज, इसको क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, OH का वोल्टेज, इसको क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम, ठीक है। स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, या फिर इसी को बोलते हैं बुझा हुआ चूना। तो आंसर नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया, स्लेक्ड लाइम या बुझा हुआ चूना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन, पिच यानी कि तारत्व, ठीक। तारत्व किस पे डिपेंड करती है, तारत्व किस पे करती है, फ्रीक्वेंसी पे करती है, ठीक है। यदि आपने साउंड वाला चैप्टर नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, ठीक है, पिच किस पे, क्वालिटी क्या होता है, ये सब बता रखा मैंने, ठीक है। तो पिच जो है, पिच किस पे करती है, फ्रीक्वेंसी पे करती है, ठीक है। एम्पलीट्यूड लाउडनेस पे, ठीक है, लाउडनेस किस पे, एम्पलीट्यूड पे। और टिम्बर यानी कि क्वालिटी क्या होता है, अगर सेम लाउडनेस और सेम फ्रीक्वेंसी हो तो उनमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे, हम टिम्बर का उपयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। इनमें से कौन सा कथन गलत है, देखिए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, बिल्कुल सही बात है, ठीक। सेकेंड है द बेसिक नेचर ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयन। अगर कोई क्षार है यानी कोई बेसिक है तो उसमें क्या होता है, OH नेगेटिव आयन्स, इसकी वजह से होता है ना क्षार। तो इसमें ये गलत बोल रहा है कि सोडियम आयन की वजह से होता है, तो यही गलत हो गया यहाँ पे, ये सेकंड वाला स्टेटमेंट ये गलत है। अगर NaOH की प्रकृति बेसिक है तो ये किसके वजह से होता है, OH की वजह से, OH की वजह से, ठीक है, Na की वजह से नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ओवियम इन द फीमेल कॉल्ड। तो इसको बोलते हैं ओजेनेसिस, ठीक है, अंडजनन बोलते हैं या ओजेनेसिस, यानी कि एग फॉर्मेशन जो होता है हर महीने, उसी को बोलते हैं ओजेनेसिस, ओके, हर महीने होता है ये, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक वस्तु का वजन पृथ्वी की सतह पर W है, जिस ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के 15 गुना और त्रिज्या पृथ्वी के 4 गुना है, उस पर उसका वजन कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ वजन की बात हो रही है, वेट की, मास मत तो समझ लेना, ठीक है, बार बार यहाँ पे वजन बोला गया मास।
तो पृथ्वी पे अगर उसका वेट W है, W यानी कि mg, ठीक है, इतना है, तो उस दूसरे वाले प्लेनेट पे कितना होगा उसका वेट, ठीक। दूसरे वाले प्लेनेट पे निकालने के लिए हमें दूसरे वाले प्लेनेट का जी पता होना चाहिए, स्मॉल जी। तो देखिए कैसे निकलेगा। मान लेता हूँ उसका स्मॉल जी जी डैश है, ठीक है, ग्रेविटेशन। ये m/r² होता है, और m क्या है, जो पृथ्वी का जो m है उससे 15 गुना है, और r क्या है, जो पृथ्वी का है उससे 4 गुना है। 4 यहाँ रखूँगा तो 16r² हो गया, ठीक है। कैपिटल जी हो गया, ये जी डैश हो गया जो उस प्लेनेट का है, ठीक है। अब देखिए अर्थ का जी कितना होता है, जी, अर्थ का जी है m/r², ठीक है। इसको डिवाइड कर दिया इससे, जी से जी कट गया, m से m कट गया, r² से r² कट गया, यहाँ बचा 15/16। देखिए यहाँ बचा जी डैश बाई जी इक्वल टू 15/16, ये बचा। इस जी को इधर भेज देता हूँ, तो जी डैश इक्वल टू 15/16 जी, ये हुआ, ठीक है। अब जी की वैल्यू पता चल गई हमें, ठीक है, जी की वैल्यू पता चल गई। अब हम उसमें फॉर्मूले में रख सकते हैं, यानी कि डब्ल्यू डैश, ठीक है, डब्ल्यू डैश, वहाँ पे वेट अलग होगा उसका, ठीक है, वेट अलग होगा। अगर पृथ्वी पे डब्ल्यू है तो वहाँ पे कुछ और होगा, डब्ल्यू डैश मान लेता हूँ। एम इंटू जी क्या निकाला अभी हमने, 15/16 इंटू जी, ठीक है, ये निकाला। और अगर m की बात करें, मास कितना होगा, मास तो सेम होगा, तो मास देखिए यहाँ से निकालेंगे, डब्ल्यू इसको पृथ्वी पे कितना था, mg, ठीक है, mg। अगर यहाँ से मास निकालूँ मैं, यहाँ से अगर मास निकालूँ तो इसको नीचे भेज दूंगा, यानी कि मास क्या हो जाएगा, W/g हो जाएगा, W/g हो जाएगा। तो अब यहाँ रख देता हूँ W डैश इक्वल टू, m की जगह रख दिया मैंने W/g, इंटू ये था 15/16 इंटू जी, ठीक है, जी से जी कट गया, तो ये आंसर क्या हो गया हमारा, W डैश इक्वल टू 15/16 इंटू डब्ल्यू भी था, 15/16 W आ गया, ठीक है। ये होगा उस दूसरे वाले प्लेनेट पे वेट की बात हो रही, मास की नहीं। अगर मास पूछता, मास तो सेम ही होता, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया 15/16, यहाँ गलत दे रखा है 15/16, ठीक है जी, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब लोहे को नम हवा में रखा जाता है तो हाइड्रेट आयन 3 ऑक्साइड्स Fe2O3 की एक लाल भूरे रंग की परत इसकी सतह पर जमा हो जाती है। इस भूरे रंग की परत को क्या कहते हैं, यानी कि जो आयरन होता है, आयरन के ऊपर एक भूरे रंग की परत जमा हो जाती है जब उसको नमी में रखा जाता है, तो इस भूरे रंग की परत को क्या कहते हैं। ये तो आप सभी ने देखा होगा, क्या बोलते हैं इसको, जंग बोलते हैं, रस्ट, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए, इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O, ये होता है जंग का फॉर्मूला, ठीक है। और कैसा कलर होता है इसका, भूरा कलर होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि डैश रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% प्रोटीन, खनिज, हार्मोन्स, एंजाइम, ये सब होता है, ठीक है। तो देखिए जो ब्लड होता है, ब्लड 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है उसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स यानी कि RBC, WBC। ये जो प्लाज्मा होता है वो होता है हमारा 55%, और जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं 45%, ठीक है। अब ये जो 55% प्लाज्मा है, इसके जो प्लाज्मा है, अब प्लाज्मा को डिस्कस करते हैं। अब देखिए प्लाज्मा को डिस्कस करते हैं। प्लाज्मा में क्या होता है, 90, प्लाज्मा के अंदर जो 90% होता है वो होता है वाटर, और जो 10% बचा वो ये सब होते हैं, यानी मिनरल्स हो गया, हार्मोन हो गया, एंजाइम हो गया, प्रोटीन हो गया, ये हो गया 10%, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा, ठीक है, यहाँ 92 दे रखा, 90 भी दे सकता हूँ, 90% वाटर होता है और 10% क्या होता है, प्रोटीन और ये सब, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक कथन त्रुटिपूर्ण है, इनमें से कौन सा कथन गलत है। जो PDF मैंने आपको प्रोवाइड किया है उसमें इसका आंसर गलत है, आंसर की में, ठीक है, तो आप उसे करेक्ट कर सकते हो। देखिए इसका आंसर देखिए, पहला है कि ब्लीचिंग पाउडर इज अ पेल येलो पाउडर, हल्का पीला पाउडर होता है, ये सही बात है बिल्कुल, ठीक है। दूसरा है ड्राई NH3 यानी अमोनिया गेट्स टर्न रेड लिटमस ब्लू, ठीक है। आगे देखते हैं, द pH ऑफ रेन वाटर इज नियरली 7, ठीक है। और लास्ट हमारा pH ऑफ एसिडिक रेन इज 5.6, इससे कम होता है, ठीक। तो लास्ट के दो भी सही। अब देखिए ये गलत कैसे है, ठीक है। सेकंड वाला गलत इसलिए है, देखिए अगर लिटमस होता है, लिटमस के कलर को चेंज करने के लिए क्या चाहिए होते हैं, आयंस, ठीक है। अगर आयंस है तभी उसके कलर को चेंज होगा। अगर ये ड्राई है, NH3 ड्राई है, अमोनिया ड्राई है, तो इससे आयंस ही नहीं निकलेंगे। अब आयंस ही नहीं निकलेंगे तो जो लिटमस पेपर है उसका कलर ही चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो है B, उसमें A दे रखा है, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही अवधि में मौजूद आधुनिक अवधि तालिका तत्वों में निम्न में से क्या समान होता है, ठीक है।
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक पीरियड में क्या समान होता है, पीरियड की बात हो रही है, ठीक है। पीरियड में क्या समान होती है, पीरियड में देखिए नंबर ऑफ सेल समान होते हैं, ठीक है। अगर सेकंड पीरियड है तो जितने भी इसमें एलिमेंट होंगे सब में कितने सेल होंगे, दो दो सेल होंगे, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, सेलों की संख्या समान होती है। और अगर ग्रुप की बात करूँ, ग्रुप में क्या समान होता है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, ठीक है। इसका संवेग को, मोमेंटम को 3 गुना कर दिया जाता है, मोमेंटम को 3 गुना कर दिया जाता है, यानी पी को कर दिया 3 गुना, 3 टाइम्स। तो काइनेटिक एनर्जी, तो आपको पता है एक रिलेशन होता है पी स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर बाय 2m इज इक्वल टू के ई, ये होता है, ठीक। अगर इसके मोमेंटम को 3 गुना कर दिया, यानी इसको 3 गुना कर दिया, तो इसका स्क्वायर क्या हो गया, 9 गुना, 9 गुना हो जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, मूल मान का 9 गुना हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, पी स्क्वायर बाय 2m इज टू के ई, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंतुलित रासायनिक समीकरण यानी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कंकाल रासायनिक समीकरण, ठीक है। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहा जाता है, जो बैलेंस नहीं होता है उसको बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर की वक्रता त्रिज्या इतनी है, ठीक है, 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार इसकी फोकस लेंथ कितनी होगी, ठीक है, कार्टेशियन साइन का यूज़ करके बताना है। तो फोकस जो इसकी वक्रता त्रिज्या है इतनी है, ठीक है। तो फोकस बताना है इसकी कितनी होगी, फोकल लंबाई, एफ इजगुल टू क्या होता है, r/2, ठीक है, ये फॉर्मूला पता होगा आपको, एफ इजगुल टू r/2, ठीक है। अब देखिए वक्रता त्रिज्या है 30 सेंटीमीटर, आर दे रखा है, 30/2 कर दिया तो 15 आ गया, ठीक है, 15 आ गया इसका आंसर। लेकिन उसने बोला था कि जो कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन है उसका भी यूज़ करना है। तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग देखें तो जो कॉनकेव मिरर होता है उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो इसका आंसर क्या हो गया, -15 सेंटीमीटर, ठीक है, -15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं कि यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए v इजक्वल टू होता है न्यू लैम्डा, ठीक है। अगर हम यहाँ से इसको इधर भेज दें यानी v/λ इजक्वल टू न्यू, तो अब बोला जा रहा है कि यदि दिए गए तरंग ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाई जाए, आवृत्ति फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे तो तरंग दैर्ध्य, ये देखिए ये दोनों इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, यानी अगर लैम्डा बढ़ेगा तो जो फ्रिक्वेंसी वो कम होगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, अगर हम इसको बढ़ाएंगे, आवृत्ति को बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो जो इसकी वेवलेंथ है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, तरंग दैर्ध्य में कमी आ जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कंडरा यानी कि टेंडन किससे बनाया जाता है। टेंडन देखिए ओनली कोलेजन फाइबर से बना होता है, और टेंडन करता है क्या है, मसल को बोन से कनेक्ट करता है, मसल को बोन से कनेक्ट करता है टेंडन, और बोन को बोन से कौन, लिगामेंट। एरोलर क्या करता है, स्किन को मसल से, ठीक है। एडिपोज क्या होता है, स्किन के नीचे जो फैट की लेयर होती है, ठीक पता होना चाहिए आपको। टेंडन क्या करता है, मसल को बोन से, लिगामेंट करता है बोन को बोन से, और एरोलर करता है स्किन को मसल से, और एडिपोज क्या होता है, स्किन के नीचे फैट की एक लेयर होती है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं कि जब डैश की अधिक मात्रा का सेवन किया जाता है तो यह चयापचय प्रक्रिया को धीमा कर देता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की अवनति करता है, ठीक है। यानी मेटाबॉलिक प्रोसेस को धीमा कर देता है और नर्वस सिस्टम को थोड़ा डिप्रेस करता है। ये तो अधिकतर ने ट्राई किया हुआ प्रैक्टिकली, ठीक है। किसका सेवन करने से होता है ये, ठीक है, मेथनॉल का करते हो कि एथेनॉल का, ठीक है। एथेनॉल का किया जाता है ना, मेथनॉल का करेंगे तो क्या होगा, आई प्रॉब्लम हो जाएगी, अंधापन आ सकता है मेथनॉल से, ठीक है। एथेनॉल का किया जाता है एथिल अल्कोहल का, ठीक है। यानी ये शराब, अल्कोहल की मात्रा मिलाई जाती है ना दारू में, ठीक है, वही है ये, ठीक है। और एथिल अल्कोहल पिया जाता है, मैथिल अल्कोहल नहीं पिया जाता, यानी मेथनॉल नहीं पिया जाता, एथेनॉल पिया जाता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं कि एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि डैश का जड़ तो उसकी लंबी छलांग देने में मदद करे, ठीक है। अगर ऊंची छलांग लगाना है तो वो क्या करता है, पहले कुछ लेके आता है पीछे से, क्या लेके आता है, मोशन, ठीक है। मोशन लेके आएगा, भाग भाग के आएगा, फिर छलांग मारेगा एकदम से पार, ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल नहीं है। एक कंप्रेस्ड स्प्रिंग, ये तो है। रनिंग वाटर देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होते हैं, उसकी स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा होती है। अब रनिंग या ये तो दौड़ रहा है, मतलब ये रन मोशन में है, तो मोशन के कारण कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक, तो ये तो काइनेटिक एनर्जी का एग्जाम्पल हो गया, ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कि हैलोजन में उच्चतम इलेक्ट्रॉनिक बंधुता वाला तत्व कौन सा है।
हाईएस्ट इलेक्ट्रिक एफिनिटी किसकी होती है? हाईएस्ट इलेक्ट्रो एफिनिटी होती है क्लोरीन की, और हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? फ्लोरीन की। ये दोनों याद रखना है। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन, हाईएस्ट इलेक्ट्रो एफिनिटी क्या हो गया? क्लोरीन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ब्राउनी गति की खोज किसने की थी? ब्राउनी यानी ये जिगजैग मूवमेंट जो होता है, ब्राउनी गति बोलते हैं इसको। इसकी खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इन्होंने अपने नाम पे रख दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? द्रव्यमान संख्या कितनी? 15 और दोनों को जोड़ देंगे, मतलब न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वही द्रव्यमान संख्या, मास नंबर होगा। तो 7 और 3 37। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि सभी एक ही प्रजाति से संबंधित है जो कि निम्न से विकसित हुए हैं। तो कहाँ से हुआ है मानव का उदय? मानव का उदय हुआ है अफ्रीका से। ठीक है, अफ्रीका से उदय हुआ है मानव का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कई प्रतिरोध डैश में जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। देखिए, यानी किस प्रकार हम अरेंज करें रेजिस्टेंस को ताकि जो टोटल रेजिस्टेंस आए वो सबका जो सम है उससे कम होगा। तो देखिए, अगर हम सीरीज में लगाते हैं यानी आर डैश लगाते हैं, सबको जोड़ते हैं तो सब सिंपली जोड़ते हैं, R1 + R2 + R2, R3 + R4। ठीक, लेकिन जब हम पैरेलल में लगाते हैं तो 1/R। ठीक है, 1/R1 + 1/R2 1, तो इसमें क्या होगा? जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो कम आएगा, इनको जोड़ेंगे तो कम आएगा। तो आंसर क्या हो गया इसका? पैरेलल में, समांतर में जब लगाते हैं हम। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी व्हेन द सैटेलाइट्स मूव इन ऑर्बिट ऑफ द रेडियस इतना। ठीक है, यदि कोई सैटेलाइट अर्थ के रेडियस पे मूव कर रही है, इतना काम करेगी। देखिए, ये अर्थ है, इसके चारों तरफ इसकी एक ऑर्बिट है, इसमें अगर कोई सैटेलाइट मूवमेंट कर रहा है तो क्या होगा? इसकी डायरेक्शन इधर होगी, और जो इस पे जो फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ लगेगा। एंगल कितना बन गया? 90। ठीक है, FS cos थीटा। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू 90 यानी कि 0। वर्क कितना हो गया? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मीथेन इन बायोगैस? बायोगैस में जो मीथेन की परसेंटेज कितनी होती है? तो ये लगभग होती है 55 से लेके 65। ठीक है, इसके बीच में आपको जहाँ भी मिल गया उस पर टिक लगा सकते हो। तो 55 से 65 यानी कि 60, लगभग 60। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 60। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है? यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू नहीं है। देखिए, परमानेंट टिश्यू दिखा देता हूँ। प्लांट में 2 प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक यानी जो अपना लाइफ बर्थ सेल डिवीजन करते रहते हैं, और जो सेल डिवीजन की क्षमता खो जाते हैं वो बन जाते हैं परमानेंट टिश्यू। ठीक, मेरिस्टेम, एपिकल, लेटर, इंटरकैलरी। ठीक है, ये सब डिस्कस कर चुके हैं हम पीछे। और जो परमानेंट टिश्यू होते हैं सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में होते हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स में होते हैं जाइलम और फ्लोएम। हमसे पूछा गया था ये सिंपल वाला। सिंपल में देखिए कौन सा नहीं है? पैरेन्काइमा है, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, लेकिन जाइलम नहीं है। जाइलम क्या है? कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्टेव्स वर्गीकरण में के न्यूलैंड्स लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम? जो न्यूलैंड्स का ऑक्टेव्स था उसमें लास्ट एलिमेंट कौन सा था? ठीक है, इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो लास्ट एलिमेंट कौन था, और एक जो न्यूलैंड्स का जो लॉ है वो कहाँ तक फॉलो होता है। तो लास्ट एलिमेंट तो थोरियम था, और अगर पूछे कि ये लॉ कहाँ तक फॉलो होता है तो कैल्शियम तक होता है। और इन्होंने अपने जो ये वर्गीकरण किया था, क्लासिफाइड किया था, इसमें क्या बताया था कि जो पहला होगा, पहला एलिमेंट, और जो 8वां होगा, इन दोनों की प्रॉपर्टी मिलेगी। यानी कि अगर 10वां है कोई एलिमेंट, उसकी प्रॉपर्टी किससे मिलेगी? तीसरे वाले से। ठीक है, 8 का आएगा इनमें डिफरेंस। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातु का निष्कासन होता है? तो बाय विच द फॉलोइंग प्रोसेस आर मेटल ऑफ द हाई रिएक्टिविटी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्यूरिफाइड मोल्टेड ओर? तो इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस का किया जाता है। ठीक है, रोस्टिंग किसका किया जाता है? रोस्टिंग किया जाता है सल्फाइड, जिनमें सल्फाइड अशुद्धियाँ होती है। ठीक है, उनका किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि 4 किलोग्राम की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 0.5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। ठीक है, इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर कितना कार्य किया जाना चाहिए? ठीक है, कितना कार्य होगा इसकी गति को बढ़ाने के लिए? तो अगर कार्य की बात करें कि कार्य कितना होगा, तो जितना लास्ट में होगा इसकी काइनेटिक एनर्जी और जो शुरू में काइनेटिक एनर्जी होगी, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उतना ही कार्य होगा। ठीक है, लास्ट में इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? फाइनल वेलोसिटी ये है 10 यानी ½ mv², मास तो उतना ही रहेगा, और v², v क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी यानी कि 10 का स्क्वायर हो गया 100। ठीक है, 2 से काटा इसको तो ये आ गया 200 तो लास्ट में होगी इसकी काइनेटिक एनर्जी। शुरू में कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी? ½ m तो 4 ही है, v कितना है? 5 है, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, इसे काटा 2, 50 हो गया।
तो वर्क कितना होगा, वर्क फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी जो फाइनल कितनी थी 200 माइनस इनिशियल कितना 50, तो 150 वर्क होगा, 150 जूल वर्क होगा। यानी इतने से इतना करने में उसको कितना काम करना पड़ेगा, 150 जूल करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि यदि आप एक दर्पण में देखते हो, एक मिरर में देखते हो और पाते हो कि जो आपकी छवि है यानी आपका जो इमेज है वो आपसे छोटा है, तो दर्पण किस प्रकार का होगा। तो जो उत्तल दर्पण होता है यानी कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें दो ही कंडीशन होती है, ठीक है, और दोनों कंडीशन में क्या होता है, इमेज हमेशा छोटा बनता है, एक में तो पॉइंट साइज बनता है और एक में डिमिनिश्ड बनता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हमेशा क्या होगा, छोटी इमेज बनेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो थैंक यू गाइज, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपके इस टेस्ट में कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है, और यदि वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।